हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग रेशोज़ का, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 से लेके 45 तक फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। ठीक है जी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, ये 42, 43, 44 एंड 45 जो क्वेश्चंस हैं वो हैं हमारे डेट इक्विटी रेशियोज़ के। तो इसमें हमें इम्पैक्ट निकालना है। 42nd, 43rd एंड 44th क्वेश्चन में इम्पैक्ट बताना है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या नो चेंज। तो इस क्वेश्चंस को आपको पता है कि इसको करने का तरीका क्या होता है। 42nd क्वेश्चन में आपको फॉर्मेट बनाना है, मैं आपको बना देता हूँ। हालांकि इजी फॉर्मेट ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा फॉर्मेट है, ठीक है। उसमें सिर्फ हमने अपनी सहूलियत के लिए ऐसे बनाना ताकि हमारा काम इजी हो जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास डेट इक्विटी रेशो कितनी गिवन है। डेट इक्विटी रेशो 42nd क्वेश्चन में डेट अपॉन इक्विटी कितनी है, 2:1। वो कितनी आ गई, 2 लाख अपॉन 1 लाख, 2 लाख अपॉन 1 लाख। ये हमने एग्जाम्पल ले लेनी होती है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। आप ऐसे क्वेश्चन आपने मेरे साथ करंट रेशो के वक्त भी करे थे, लिक्विड रेशो के में भी करे थे हमने। तो यहाँ सीरियल नंबर के साथ इम्पैक्ट ट्रांजैक्शन पूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 आ गया। सेल ऑफ लैंड ऑफ 4 लाख, बुक वैल्यू फॉर 5 लाख। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल करके जो हमने लिखा है डेट अपॉन इक्विटी। डेट अपॉन इक्विटी जो हमने लिखा है वो है 2 लाख का। वो कितना बेटे, 2 लाख का। और यहाँ पे क्या है, 1 लाख का। ओके, मान लो, और मान लो नहीं सच, इसमें तो गिवन है। तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह पता है कि 4 लाख की बुक वैल्यू वाली एसेट कितने पे बिकी है, 5 लाख पे। और 5 लाख तो कैश पे जाएगा, कैश यहाँ रिकॉर्ड होगा नहीं, ठीक है। और प्रॉफिट रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर आ जाएगा, तो इसलिए इक्विटी हमारी बढ़ जाएगी। एज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट विल बी पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, सो इक्विटी विल इंक्रीज। इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये 2 लाख इज टू 2 लाख आ गया। तो रेशियो कितनी बन गई, 1:1। तो इधर हमारे पास हम क्या लिखेंगे कि ये डिक्रीज होगी, क्योंकि ओरिजिनल रेशियो कितनी थी हमारे पास, 1 लाख की थी ना, और 2:1 की थी, अब 1:1 आ गई, ठीक है। तो ये रेशियो डिक्रीज हो गई। अब उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या लिखा बच्चे, सेकंड पार्ट में लिखा है कि इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹10 लाख। तो इसमें इक्विटी शेयर्स तो बढ़ जाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी एसेट के फॉर्म में यहाँ नहीं आएगी, बिकॉज ना वो इक्विटी का पार्ट होती है ना वो एसेट का पार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल फिर वही हम 2 लाख वाली ले रहे हैं, ओके। और ये क्या आ गया, 1 लाख रुपया आ गया, 1 लाख रुपया यहाँ आ गया। और प्लांट कितने का बढ़ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी तो बढ़ रहा है 10 लाख का, एंड इक्विवेलेंट हमें इक्विटी कैपिटल बढ़ानी है, तो ये 2 लाख और ये नीचे 11 लाख आ जाएगा। तो क्वाइट ऑब्वियस रेशियो विल इंक्रीज, डिक्रीज हो जाएगी। रेशियो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। एज इट विल इंक्रीज इक्विटी ओनली, ठीक है। ओके बेटे, चलो चलो बच्चों, अब हम इसका थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या है कि इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर रिडम्पशन ऑफ 15% डिबेंचर्स। 15% डिबेंचर्स पे आपके लिए आपने वर्थ 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं। तो यहाँ भी वही एग्जांपल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये आ गया डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है जी। और ये आ गया 2 लाख अपॉन 1 लाख, और प्रेफरेंस शेयर्स बढ़ गए 10 लाख के। प्रेफरेंस शेयर्स उसमें भी बढ़ गए 10 लाख के। और इक्विटी में कोई डेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो जिस साल हमने वो पे करना होता है वो लाइबिलिटी डेट के फॉर्म में, डिबेंचर्स के फॉर्म में, वो उस साल वो करंट लाइबिलिटी में चली जाती है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगेन 2 लाख और 11 लाख। एज द डिबेंचर्स आर नाउ द
part of current liability because in year of payment, in year of payment it is treated as current liability, ठीक है, and it increases इक्विटी ओनली, इक्विटी ओनली को ही वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है बेटा। थोड़ा सा फॉर्मेट को एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा बन रही है, ठीक है जी। तो ये हमारा, इससे फिर रेशो क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी। रेशो क्या होगी बच्चे, डिक्रीज होगी। तो ये था हमारा 42nd क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको। चलिए अब 42nd क्वेश्चन के बाद हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 43rd। तो 43rd क्वेश्चन भी वैसा ही है बच्चों। 43rd क्वेश्चन में भी 4 केसेस हैं अलग अलग, जैसा कि आप देख रहे हो। मैं यहाँ पे पहले फॉर्मेट सा बना लेता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ। फॉर्मेट मतलब टेबल बना लेता हूँ, टेबल इज़ द राइट वर्ड। टेबल बना लेते हैं जिससे हमें काम करने में आसानी रहे, ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, डेट इक्विटी रेशो कितनी गिवन है, डेट अपॉन इक्विटी रेशो कितनी गिवन है। डेट है हमारे पास 0.5:1, तो इसका मतलब 50,000 का फॉर एग्जांपल हम डेट ले लेते हैं और 1 लाख की इक्विटी ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। सीरियल नंबर, तो ये क्या आएगा, इम्पैक्ट, और ये क्या आएगा, रीज़न, ठीक है जी। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स में हम क्या करते हैं, नेचुरली कैश तो इसमें इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन आप हमारा ये बढ़ जाएगा इक्विटी। तो यहाँ पे जो हमने डेट और इक्विटी की एग्जांपल ली हुई है वो ली हुई है 50,000 की, और यहाँ पे है 1 लाख, ठीक है। और परचेज ऑफ इक्विटी शेयर से इट विल इंक्रीज, मान लो 50,000 का बड़ा है, इंक्रीज किया है हमने इक्विटी, तो यहाँ पे 50,000 अपॉन 1.5 लाख, यहाँ लिखो एज इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्रीजेज इक्विटी ओनली एंड it will not impact debt, it will not impact debt, ओके जी। तो इसमें इम्पैक्ट नहीं करेगा डेट, सो रेशो विल डिक्रीज। तो रेशो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रेशो क्या हो जाएगी बच्चे, डिक्रीज हो जाएगी। तो चलो अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है जो हमारा वो है, सेकंड पॉइंट में वो क्या कह रहा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो डेट अपॉन इक्विटी जो हमारी रेशो है वो है 50,000 की, और ये क्या है 1 लाख का। और बच्चों आपको अच्छी तरह पता है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश received from debtor will not affect debt या इक्विटी, दोनों में से किसी को चेंज नहीं होगा क्योंकि वो करंट लाइव एसेट्स का पार्ट होते हैं, ठीक है। बिकॉज बोथ कैश एंड डेटर्स आर पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, नो चेंज। इसमें क्या आ जाएगा बच्चे, नो चेंज। तीसरा क्या है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा डेट अपॉन इक्विटी, हमने एग्जांपल क्या ली हुई है 50,000 और 1 लाख। तो यहाँ पे फिर लिखिए रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर विल नॉट इम्पैक्ट डेट और इक्विटी, बिकॉज हमें पता है बिकॉज डेट डिबेंचर जिस साल पे होगा इन ईयर ऑफ पेमेंट, इन ईयर ऑफ पेमेंट इज
कंसिडर्ड एज CL करंट लायबिलिटी, ठीक है। सो इसमें भी नो चेंज आ जाएगा, इसमें भी नो चेंज आ जाएगा। और कैश तो हमें पता ही है किधर जाएगा, कैश तो इधर आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्या है, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अगेन इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा फॉर्मेट एक्सटेंड कर लेता हूँ, हमें शायद ज़रूरत पड़ जाए। चलो अब क्या करना है हमें, फोर्थ पॉइंट में क्या है, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अगेन डेट और ये इक्विटी कितना है, 50,000 और 1,00,000। परचेज ऑफ गुड्स मीन्स स्टॉक, मीन्स करंट एसेट। और ऑन क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, मीन्स क्रेडिटर्स। सो बोथ विल नॉट इम्पैक्ट द रेशो। इसमें रेशो को कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा ना है, तो इसमें भी अगेन क्या आएगा, नो चेंज। तो ये रहा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 43। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है जी। आपको बस एनालिसिस करने हैं, ओके जी, ओके। 44th क्वेश्चन, ठीक है। 44th क्वेश्चन में आपका यहाँ रीजन और इम्पैक्ट दोनों आएगा। यहाँ लिखेंगे हम पहले 44th क्वेश्चन में वो बता रहा है कि डेट और इक्विटी कितनी है। डेट टू इक्विटी की जो रेशो है वो है 2:1। दैट इज एग्जाम्पल 2 लाख की ले लो, और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल किसकी ले रहा हूँ, 1 लाख की फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी, ताकि कैलकुलेशन सिंपल रहे। सीरियल नंबर, और ये क्या है, इम्पैक्ट, और ये क्या है, रीज़न। तो इसमें पहला एग्जाम्पल किस बात का, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे डेट अपॉन इक्विटी 2 लाख, एंड तो इसमें कुछ नहीं बताया, तो मान लो फिर अगेन 50 आ रहा है। ये ट्रांजैक्शन तो आपने पीछे भी करी है ऐसी ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे आ गया 1,50,000। ये कितना आ गया बच्चे, 1,50,000। तो रेशो तो अब कम हो गई, एज इट विल इंक्रीज इक्विटी बट नो चेंज इन डेट। सो पहला केस ये है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इट विल डिक्रीज द रेशो, इट विल डिक्रीज द रेशो। ओके, तो यहाँ पे लाइन लगा दो। और सेकंड केस क्या बच्चों, सेकंड केस है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिबेंचर अपॉन इक्विटी, ये 2 लाख है, प्लस मान लो 20,000 के वो बड़े हैं, तो डिबेंचर में तो कोई फर्क नहीं आना, 1,20,000, ठीक है। 2 लाख 20/12, 1.66, ठीक है। तो एज इट विल इंक्रीज इक्विटी ओनली एंड बट नो चेंज इन डेट, डिक्रीज। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट प्रॉफिट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एट प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल डेट अपॉन इक्विटी, तो 2 लाख का ये हमारा डेट है, 1 लाख की हमारे पास क्या है, इक्विटी है, ठीक है बच्चे। तो अब इसमें क्या आएगा, 20,000 का प्रॉफिट ऐड कर लो, तो बाकी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 2 लाख और 1,20,000, तो अब ये रेशो तो कम हो ही जाएगी, ठीक है। एज ओनली प्रॉफिट विल बी एडेड इन रिजर्व एंड सरप्लस विच इज विल इंक्रीज इक्विटी, इससे इक्विटी बढ़ जाएगी, बट
नो चेंज इन डेट, सो इट विल रिड्यूस द रेशो, मतलब रेशो इसमें भी डिक्रीज हो जाएगी, रेशो इसमें भी डिक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद फोर्थ का क्या है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन ए लॉन्ग टर्म डेफर्ड बेसिस। हाँ, तो लॉन्ग टर्म का मतलब कि फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बढ़ रही है तो डेट इंक्रीज हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल डेट अपॉन इक्विटी हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 लाख और यहाँ पे क्या है 1 लाख। मान लो 50,000 का खरीदा और आपने, तो ये आ गया अब आपके पास 2.5 लाख। ठीक है जी, तो यह 2.5 लाख आ गया। तो अब इसमें क्या करना है, हमारे पास क्या आएगा बोलो, डेट बढ़ गया ना अब, तो रेशो क्या होगी, रेशो इंक्रीज होगी। एज इट विल इंक्रीज डेट, ठीक है, बट नो चेंज इन इक्विटी, सो ये क्या आएगा, रेशो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, रेशो इंक्रीज हो जाएगी हमारी। ठीक है जी। और उसके बाद 5th पॉइंट क्या है, उसके बाद 5th पॉइंट क्या है, 5th पॉइंट में हमें क्या देखना है, समझना है। 5th पॉइंट है परचेज पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो यहाँ भी कुछ नहीं आएगा। डेट अपॉन इक्विटी, तो ये आ जाएगा 2 लाख अगेन और ये 1 लाख। ठीक है, और ये नो चेंज, बिकॉज एज बोथ कैश का माइनस होना एंड क्रेडिटर्स भी कम हो रहे हैं, विल नॉट इम्पैक्ट डेट एंड इक्विटी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, नो चेंज। ठीक है बच्चों, ये आ गया नो चेंज। तो चलिए अब हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, वो मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ। ठीक है जी, तो आइए ये क्वेश्चन करते हैं 45th। तो 45th क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करके दे रहा हूँ क्योंकि ऊपर ये 45th क्वेश्चन ये रहा। ठीक है बच्चे, तो 45th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45th क्वेश्चन में हमें बच्चों बोला है, उसने ये बैलेंस शीट दी है ना, जैसे कि आप देख रहे हो ये बैलेंस शीट पूरी गिवन है। ओके, ये पूरी बैलेंस शीट गिवन है और उसमें हमें क्या कैलकुलेट करने को कहा है, डेट टू इक्विटी। तो हम इक्विटी में ये शेयर होल्डर वाला हिस्सा ले लेंगे और रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड कर लेंगे और डेट में ये डिबेंचर्स लेंगे सिर्फ, नॉन करंट लायबिलिटी वाला। तो ये तो सिंपल है, बाकी तो हमारे किसी काम का ही नहीं पोर्शन। तो ऐसा क्वेश्चन देखने में बड़ा जरूर लगता है लेकिन सिंपल है। इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। तो इसमें डेट क्या है हमारे पास, डेट तो डिबेंचर्स हैं, डेट्स क्या है, डिबेंचर। इस केस में हमारे पास सिर्फ डिबेंचर्स दिए हैं और वो भी कितने रुपए के हैं बच्चे, 2,50,000 के। तो बच्चों मैं इसमें यहाँ लिख रहा हूँ 2,50,000, 2,50,000। और इक्विटी में यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इक्विटी में हमारे पास आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस दूसरा क्या है, प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये है 5 ईच, ये 5 लाख का, अगेन 5 लाख का, रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है 2,40,000 का, 12,40,000 का। तो ये कितना आ गया, 12,40,000 का। अब इसको कैलकुलेट करो, तो इसको 2.5 लाख को 12,40,000 से हमें इतना बड़ा तो आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, तो हम क्या करेंगे, ये 4 जीरो को इस 4 जीरो से डिवाइड कर दो, 25 को, ठीक है, वो डेसिमल लेके आ जाएगा 2:1, इतना तक कैलकुलेट कर लो, वो डेसिमल में जा रही है फिगर। ठीक है बेटे, ये आपका क्वेश्चन आया का सोल्यूशन आया। ठीक है जी, तो बच्चों इसी के साथ ये 45th तक के क्वेश्चंस पूरे होते हैं और यहाँ डेट इक्विटी रेशो कंप्लीट हो जाती है। अब मैं आपको कराऊंगा टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं कंक्लूड करता हूँ। बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।